मीरा अपनी बड़ी छाती से बेहद परेशान थी। उसे लगता था कि इसकी वजह से उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई है। नाइट क्लब जाना हो या रोजमर्रा की जिंदगी, हर जगह लोग उसे घूरते रहते थे। चलते समय भी उसे काफी परेशानी होती थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो अस्पताल जाकर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाएगी। लेकिन अस्पताल जाते समय कुछ बदमाश उसकी तरफ गंदी नजरों से देखने लगे। ये देखकर उसका फैसला और भी पक्का हो गया। जब उसकी माँ सरोज को इस बारे में पता चला तो वो बुरी तरह नाराज हो गई। उसने कहा, जिस चीज के लिए लाखों लड़कियां तरसती हैं, तू उसे ही छोटा करवाना चाहती है। मीरा ने अपने बॉयफ्रेंड आरव से भी पूछा, अगर मेरी सर्जरी हो गई तो क्या तुम मुझसे पहले जैसा प्यार करोगे? आरव मुस्कुराकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे शरीर से नहीं। अस्पताल पहुंचते ही कई लोग मीरा की फिगर देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग तो ये तक पूछने लगे कि उसकी सर्जरी किस डॉक्टर ने की है। मीरा हंसते हुए बोली, ये सब नेचुरल है। उधर उसकी माँ सरोज भी अस्पताल में अपना पूरा मेकओवर करवाने आई थी। फेसलिफ्ट, झुर्रियां हटाना, आई बैग्स हटाना, लिपोसक्शन, स्किन ट्रीटमेंट और न जाने कितने कॉस्मेटिक ऑपरेशन। इसी बीच डॉक्टर मीरा की जांच करने लगा। काफी देर तक जांच करने के बाद डॉक्टर बोला, अगर चाहो तो इन्हें और बड़ा भी किया जा सकता है। मीरा तुरंत बोली, नहीं, मुझे तो इन्हें छोटा करवाना है, बी कप काफी रहेगा। डॉक्टर ने हामी तो भर दी, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे अफसोस हो रहा है। फिर मीरा ने दोबारा आरव की राय पूछी। आरव बोला, तुम जैसी भी रहो, मुझे मंजूर हो। लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी बता रहे थे। ऑपरेशन से पहले मीरा भावुक हो गई। उसने कहा, ये इतने सालों से मेरे साथ हैं, इन्हें अलविदा कहते हुए अजीब लग रहा है। तभी पास में खड़ा अस्पताल का कर्मचारी विक्रम मजाक करते हुए बोला, इतनी अच्छी चीज छोड़ना ठीक नहीं है, वरना ऊपर वाला भी नाराज हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मीरा हंस पड़ी और उसका तनाव थोड़ा कम हो गया। उधर ऑपरेशन की तैयारी देखकर आरव घबरा गया। डॉक्टर आराम से कॉफी पी रहे थे और पूरे माहौल को देखकर उसे अस्पताल पर शक होने लगा। उसने नर्सों से बहस शुरू कर दी। तभी अस्पताल का मुख्य अधिकारी आया और बोला, घबराइए मत, हमारा अस्पताल देश का सबसे बेहतरीन अस्पताल है। इसके बाद उसने विक्रम को कहा कि वह आरव को अस्पताल घुमा लाए। घूमते घूमते आरव ने एक कमरे से अजीब आवाज सुनी। वह अंदर गया तो देखा कि एक महिला को बेड से बांधा गया था और उसके मुंह पर लोहे का बड़ा सा उपकरण लगा हुआ था। महिला को उस हालत में देखकर आरव ने उसकी मदद करने के लिए वह उपकरण हटा दिया, लेकिन अगले ही पल वह महिला उस पर झपट पड़ी। तब आरव को पता चला कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी थी। विक्रम तुरंत वहां पहुंचा और किसी तरह आरव को खींचकर बाहर ले आया। उसने सख्त चेतावनी दी कि जो कुछ उसने देखा है उसके बारे में किसी से कुछ न कहे। लेकिन आरव सीधे ऑपरेशन थिएटर पहुंच गया और मीरा को वहां से ले जाने की जिद करने लगा। आरव ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलते ही मीरा का हाथ पकड़ लिया और बोला, यहाँ से अभी चलो, ये अस्पताल सुरक्षित नहीं है। लेकिन नर्सों ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच बहस होने लगी। धक्का मुक्की में बेहोशी का इंजेक्शन गलती से आरव को लग गया। उसी समय वह ज़ॉम्बी अस्पताल में आजाद होकर बाहर निकल आई। जब आरव की आंख खुली तो उसने खुद को एक बेड से बंधा पाया। उसे लगा कि डॉक्टर उस पर कोई खतरनाक प्रयोग करने वाले हैं। तभी अस्पताल का मुख्य अधिकारी आया और बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो शांत रहो। आरव ने हाँ तो कह दिया, लेकिन जैसे ही उसे खोला गया वह फिर ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया और जबरदस्ती मीरा को बाहर ले आया। मीरा गुस्से में थी। उसे लगा कि आरव सिर्फ उसकी सर्जरी रुकवाना चाहता है। इसी दौरान अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग जान बचाकर भाग रहे थे। मीरा और आरव भी भीड़ के साथ दौड़ पड़े। तभी मीरा को याद आया कि उसकी माँ सरोज अभी ऑपरेशन थिएटर में है। दोनों उसे ढूंढने के लिए नीचे की ओर भागे। तभी एक मरीज चिल्लाते हुए आया, लोग इंसानों को खा रहे हैं। डॉक्टर ने उसकी बात को मजाक समझकर डांट दिया। लेकिन जब मीरा नीचे पहुंची तो पूरा फ्लोर ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था। दोनों तुरंत दूसरी तरफ भाग गए। माँ को ढूंढते हुए उन्हें एक कमरे से अजीब आवाज सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक डॉक्टर मरीज को नोच नोच कर खा रहा था। डॉक्टर ने जैसे ही उनकी तरफ देखा वह ज़ॉम्बी बन चुका था। ज़ॉम्बी उनके पीछे दौड़ पड़ा। भागते समय आरव से एक बड़ी लाइट गिर गई जो सीधे उसके सिर पर लगी। उसी वक्त बिजली का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया और उसे जोरदार करंट लगा। मीरा को लगा कि आरव मर चुका है। वह रोती हुई वहाँ से भाग गई। उधर एक मोटा आदमी रसोई में छिप गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। दोनों ने मिलकर दरवाजा बंद किया। तभी मोटे आदमी ने बताया कि उसने अभी अभी शरीर की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। जब वो खुद को साफ करने गया तो नल से उबलता हुआ पानी निकल पड़ा और वो बुरी तरह झुलस गया। फिर गलती से उसके कपड़ों में आग लग गई। आग बुझाने के चक्कर में उसकी हालत और खराब हो गई। आखिरकार वो बाहर निकला और ज़ॉम्बियों का शिकार बन गया। दूसरी तरफ मीरा को आखिरकार उसकी माँ सरोज मिल गई। लेकिन सरोज पर अभी भी बेहोशी की दवा का असर था और वो चल नहीं पा रही थी। मीरा उसे बेड समेत धक्का देकर बाहर ले जाने लगी। तभी एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया और सरोज के हाथ पर काट लिया। उसी समय विक्रम वहाँ पहुंचा और किसी तरह ज़ॉम्बी को मार गिराया। इधर आरव को भी होश आ गया। वह जिंदा था। मीरा की तलाश करते करते वह अस्पताल की एक गुप्त लैब में पहुंचा। वहाँ उसने कई अजीबोगरीब जीव देखे जिनमें कुछ अभी भी जिंदा थे। तभी उसकी मुलाकात अस्पताल के निदेशक डॉ शर्मा से हुई जो लैब के सारे सबूत जलाने की कोशिश कर रहे थे। काफी खोजबीन के बाद सभी बचे हुए लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। डॉ शर्मा ने सरोज के घाव को देखकर कहा, उन्हें वायरस लग चुका है। अगर अभी नहीं रोका तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ये सुनते ही मीरा उनके सामने खड़ी हो गई। मीरा ने डॉ शर्मा को अपनी माँ के पास जाने से रोक दिया। तभी सरोज ने अचानक खून की उल्टी कर दी और उसका खून डॉ शर्मा के चेहरे पर जा गिरा। कुछ ही देर में डॉ शर्मा भी संक्रमित हो गए। विक्रम ने पूछा, अब क्या आपको भी मार देना चाहिए? लेकिन डॉ शर्मा बोले, नहीं, मेरे पास इस वायरस का इलाज है। सभी लोग तुरंत लैब में पहुंचे। डॉ शर्मा ने जल्दबाजी में एक इंजेक्शन तैयार किया और सबसे पहले सरोज को लगाया। लेकिन इंजेक्शन का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा सरोज और तेजी से ज़ॉम्बी में बदलने लगी। तभी डॉ शर्मा ने सच बताया कि यह वायरस उनकी कंपनी के गुप्त प्रयोग का नतीजा था।
उनका मकसद इंसानों को हमेशा जवान रखना था, लेकिन एक संक्रमित मरीज के भाग जाने से पूरा अस्पताल बर्बाद हो गया। इतने में कंपनी का मुख्य अधिकारी वहाँ पहुंचा और डॉ शर्मा को कुल्हाड़ी मारकर खत्म कर दिया ताकि सच्चाई बाहर ना आ सके। आरव आगे आया और बोला, मैं मेडिकल लैब में काम कर चुका हूँ, मैं इलाज बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दवा तैयार करते समय एक डॉक्टर को ज़ॉम्बी ने काट लिया। डॉक्टर ने खुद ही अपना हाथ कटवाने का फैसला किया ताकि वायरस पूरे शरीर में न फैले। उधर सरोज पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। मजबूर होकर मीरा ने अपनी माँ को खुद ही मार दिया। उसी समय ज़ॉम्बियों ने लैब का दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। आरव ने लैब के केमिकल से बम बनाया ताकि रास्ता खुल सके, लेकिन तभी मीरा ने दरवाजा खींचा तो वह आसानी से खुल गया। सभी लोग भागते हुए छत पर पहुंच गए। मुख्य अधिकारी ने कहा, सामने वाली इमारत में पहुंच जाओ, वहीं से बच निकलोगे। लेकिन रास्ते में घायल डॉक्टर ज्यादा खून बहने की वजह से गिर पड़ा। तब सभी ने कूड़े के रास्ते नीचे उतरने का फैसला किया। नीचे पहुंचते ही विक्रम ने मुख्य अधिकारी को धमकाया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह वायरस का पूरा सच दुनिया को बता देगा। अधिकारी मजबूर होकर मान गया, लेकिन मौका मिलते ही उसने विक्रम को मरवाने की कोशिश की। विक्रम ने पलटकर उसी को मार डाला। कुछ देर बाद सभी लोग अस्पताल से बाहर निकलने वाले गेट तक पहुंच गए। बाहर सेना तैनात थी। एक महिला मदद मांगते हुए बाहर भागी, लेकिन सैनिकों ने उसे गोली मार दी। तब विक्रम समझ गया कि सेना बचाने नहीं बल्कि पूरे इलाके को खत्म करने आई है। तीनों वापस सीवर में भाग गए। पीछे ज़ॉम्बियों का झुंड लगा हुआ था। भागते भागते आरव की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि उसे भी एक संक्रमित जीव ने घायल कर दिया था। उसने घुटनों पर बैठकर जेब से अंगूठी निकाली और इस खतरनाक हालात में ही मीरा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मीरा ने उसे उठाया और कहा, अगर जिंदा बचे तभी शादी करेंगे। कुछ देर बाद उन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता मिला, लेकिन जैसे ही मीरा ने मैनहोल खोला, सेना ने ऊपर से एक गाड़ी खड़ी करके रास्ता बंद कर दिया। इस दौरान मीरा की उंगलियां बुरी तरह फंस गईं। पीछे से ज़ॉम्बी तेजी से आ रहे थे। आरव ने बिना देर किए अपने चश्मे का कांच तोड़ा और मीरा की फंसी हुई उंगली काटकर उसे आजाद कराया। आखिरकार तीनों दूसरे रास्ते से बाहर निकल आए, लेकिन सामने सिर्फ एक ऊंची सीढ़ी थी जिससे एक बार में केवल 2 लोग ही निकल सकते थे। विक्रम ने आरव की तरफ देखा और बोला, तुम संक्रमित हो चुके हो, बेहतर होगा कि मीरा को मैं बाहर ले जाऊं। मैं वादा करता हूँ इसे कुछ नहीं होने दूंगा। रात के ठीक 3 बजे 2 युवतियां जानबूझकर एक अनजान आदमी आरव के घर का दरवाजा खटखटाती हैं। वे कहती हैं कि उनकी गाड़ी नहीं मिल रही और उन्हें थोड़ी देर के लिए मदद चाहिए। आरव पहले तो मना करने ही वाला होता है, लेकिन तभी सुनहरे बालों वाली लड़की को तेज छींक आ जाती है। दोनों की मासूम हालत देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वह उन्हें अंदर आने देता है। अंदर आते ही दोनों लड़कियां बड़े सलीके से अपने जूते उतारती हैं और बार बार धन्यवाद कहती हैं। आरव को लगता है कि दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता। वह तुरंत उनके लिए ऑनलाइन टैक्सी बुक कर देता है, लेकिन तेज बारिश की वजह से टैक्सी आने में लगभग 1 घंटा लगने वाला होता है। दोनों लड़कियों के भीगे कपड़े देखकर आरव उन्हें साफ बाथरोब देता है, गर्म कॉफी बनाकर पिलाता है और उनके कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर में डाल देता है। तभी उसे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर आकर देखता है कि दोनों लड़कियां उसकी पुरानी रिकॉर्ड प्लेयर चला रही हैं। वे मुस्कुराकर कहती हैं कि उन्होंने पहली बार ऐसा असली रिकॉर्ड प्लेयर देखा है और उसे चलाना सीखना चाहती हैं। आरव उन्हें रिकॉर्ड प्लेयर चलाना सिखाता है। उसकी छोटी सी बात पर भी दोनों लड़कियां ऐसे हैरान होती हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया हो। फिर वे उसकी तारीफ करने लगती हैं और धीरे धीरे उसके बेहद करीब आने लगती हैं। आरव घबरा जाता है और माहौल बदलने के लिए खिड़की के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों फिर उसके पास आ जाती हैं। इस बार वे और भी ज्यादा बेबाक हो जाती हैं। आरव तुरंत रिकॉर्ड प्लेयर पर संगीत चला देता है। जैसे ही मधुर धुन बजती है, सुनहरे बालों वाली लड़की संगीत पर झूमने लगती है और फिर आरव का हाथ पकड़कर उसे भी डांस के लिए खींच लेती है। आरव चाहकर भी मना नहीं कर पाता। धीरे धीरे तीनों के बीच का माहौल अजीब और असहज होने लगता है। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। टैक्सी ड्राइवर के आने की सूचना मिलती है। दोनों लड़कियां कहती हैं कि वे पहले अपनी साथी को बाथरूम से बुलाकर लाती। ये आरव राहत की सांस लेते हुए उनके सूखे कपड़े लेकर बाथरूम के बाहर पहुंचता है, लेकिन कितनी भी आवाज लगाने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उसे डर लगता है कि कहीं दोनों के साथ कुछ गड़बड़ न हो गई हो। मजबूर होकर वह दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, दोनों लड़कियां पहले से ही उसके इंतजार में होती हैं। वे अचानक उस पर टूट पड़ती हैं। आरव खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उनकी चाल में बुरी तरह फंस जाता है। बाहर टैक्सी ड्राइवर काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार वापस चला जाता है। अगली सुबह आरव की आंख खुलती है। उसका पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ होता है। उसे लगता है कि दोनों लड़कियां जा चुकी होंगी, लेकिन बाहर निकलकर वह हैरान रह जाता है। दोनों आराम से उसकी रसोई में नाश्ता बना रही होती हैं और पूरे घर को अपना घर समझकर फैला चुकी होती हैं। चारों तरफ गंदगी देखकर सफाई पसंद आरव का सिर चकरा जाता है। तभी उसकी पत्नी सिया का वीडियो कॉल आ जाता है। आरव घबराकर तुरंत बाहर जाता है और मुस्कुरा
मुस्कुराते हुए बात करता है। जब उसे पता चलता है कि सिया कुछ ही घंटों में घर लौटने वाली है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो भागकर अंदर आता है और दोनों लड़कियों से तुरंत घर छोड़ने को कहता है, लेकिन इस बार दोनों का असली चेहरा सामने आ जाता है। वे साफ मना कर देती हैं और उल्टा आरव को ही धमकाने लगती हैं। वे कहती हैं कि अगर उसने पुलिस बुलाई या उन्हें निकालने की कोशिश की तो वे उस पर गंभीर आरोप लगाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। आरव डर जाता है और मजबूरी में उन्हें पैसे देकर भेजने की कोशिश करता है। आखिरकार दोनों चली जाती हैं और आरव राहत की सांस लेकर पूरे घर की सफाई करने लगता है। उसे लगता है कि मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक घर के अंदर फिर से आवाज आती है। वह दौड़कर बाहर आता है तो देखता है कि परिवार की तस्वीर जमीन पर टूटी पड़ी है। तभी पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। जब आरव को होश आता है तो वह खुद को कुर्सी से बुरी तरह बंधा हुआ पाता है। सामने दोनों लड़कियां खड़ी मुस्कुरा रही होती हैं। वे उसके साथ खतरनाक खेल खेलना शुरू कर देती हैं। आरव जितना छूटने की कोशिश करता है वे उतना ही उससे परेशान करती हैं। मौका मिलते ही आरव रस्सियां खोलकर भाग निकलता है और रसोई में पहुंचकर एक लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन दूसरी लड़की पीछे से आकर उसके कंधे में नुकीली चीज घोंप देती है। तेज दर्द के कारण आरव फिर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है। इस बार दोनों लड़कियां उसके कानों पर तेज आवाज वाले हेडफोन लगा देती हैं और उसे जबरन अपने अजीब खेल का हिस्सा बनाती हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आरव का सहकर्मी रोहित उससे मिलने आया होता है। दोनों लड़कियां तुरंत आरव का मुंह बंद कर उसे चादर से ढक देती हैं। दरवाजा खोलकर वे खुद को आरव की रिश्तेदार बताती हैं। रोहित घर के अंदर आता है और बिखरा हुआ सामान देखकर उसे शक होने लगता है। तभी उसे कहीं से आरव की मदद की आवाज सुनाई देती है। वह उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक फिसलकर जोर से गिर पड़ता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। रोहित की मौत के बाद दोनों लड़कियां उसकी लाश को अखबार में लपेटती हैं। उस पर लाल रंग पोतकर ब्लो ड्रायर से सुखाती हैं और उसे एक मूर्ति जैसा बना देती हैं ताकि किसी को शक न हो। फिर वे आरव के फोन से रोहित के नाम मैसेज भेज देती हैं, जिससे ऐसा लगे कि वह अभी भी जिंदा है। इसके बाद दोनों आरव को घसीटकर घर के पीछे ले जाती हैं। वहाँ पहले से एक गहरा गड्ढा खोदा हुआ होता है। वे आरव को उसमें फेंक देती हैं और उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देती हैं। कुछ ही मिनटों में उसका पूरा शरीर मिट्टी के नीचे दब जाता है, केवल सिर बाहर रह जाता है। आरव रोते हुए उनसे अपनी जान की भीख मांगता है। तभी एक लड़की मोबाइल निकालकर कहती है कि अगर सच में बचना चाहते हो तो अपनी पत्नी सिया के सामने सब कुछ कबूल करो। डर के मारे आरव तुरंत मान जाता है और कैमरे की तरफ देखकर माफी मांगते हुए कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अगले ही पल लड़की मुस्कुराकर बताती है कि उसने रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं की थी। यह सब सिर्फ उसके साथ मानसिक खेल खेलने के लिए किया गया था। ये सुनते ही आरव गुस्से से दोनों को गालियां देने लगता है। दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। वे आरव को मारती नहीं हैं, बल्कि उसकी बेबसी का मजा लेती रहती हैं। फिर उसके मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो जाता है और लाखों लोग उसे देखने लगते हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद वे मोबाइल आरव के सिर के पास मिट्टी पर रख देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। मोबाइल उसके बिल्कुल सामने होता है, लेकिन बंधा होने की वजह से वह उसे पकड़ नहीं पाता। वो किसी तरह उंगली बढ़ाकर वीडियो हटाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वीडियो डिलीट होने की बजाय उसी पर लाइक हो जाता है। आरव मिट्टी में दफन, बेबस और पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो चुका होता है। यहीं पर इस खौफनाक कहानी का अंत हो। पिता ने आंखों में आंसू लिए अपने बेटे कोड़ा के शरीर पर एक खास दवा छिड़की ताकि जंगली जानवर उसकी लाश को न खा सके। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से गया, एक गिद्ध नीचे उतर आया। उसने जैसे ही लड़के को चोंच मारनी चाहिए, तभी कोड़ा अचानक जिंदा हो उठा और गिद्ध को पकड़कर गहरी खाई में फेंक दिया। होश में आते ही उसने खुद को एक ऊंची चट्टान पर फंसा पाया। वह जोर जोर से अपने पिता को पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरी में वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तभी उसका पैर फिसल गया। किसी तरह उसने चट्टान को पकड़ लिया और हजारों फीट की ऊंचाई पर लटक गया। नीचे जानवरों की लाशें देखकर उसकी रूह कांप गई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। चट्टान फिसलन भरी हो गई और उसके हाथ जवाब देने लगे। तभी उसने देखा कि बारिश की वजह से नीचे पानी तेजी से भर रहा है। काफी देर तक लटकने के बाद उसकी ताकत खत्म हो गई और वह नीचे पानी में गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह जिंदा था, लेकिन उसका पैर बुरी तरह टूट चुका था। वह चल भी नहीं सकता था। घिसटते हुए वह पानी तक पहुंचा और कीचड़ वाला पानी पीकर अपनी जान बचाई। फिर उसने टूटी हुई हड्डी को खुद ही सीधा किया और पेड़ की टहनी बांधकर पैर को सहारा दिया। कुछ देर बाद वह उसी जगह पहुंचा जहां पहले हमला हुआ था। वहां अपनी ही कब्र देखकर उसके होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उसका कबीला उसे मरा हुआ मान चुका है। गुस्से और दुख में उसने अपनी कब्र तोड़ दी और फूट फूट कर रोने लगा। तभी भेड़ियों की डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। जान बचाने के लिए वह भागा और आखिरकार एक पेड़ पर चढ़ गया। पूरी रात भेड़िए नीचे उसका इंतजार करते रहे। अगली सुबह उसे खाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा मिला, जिसे उसने मजबूरी में खा लिया। तभी भेड़िए फिर लौट आए और एक भेड़िया उस पर झपट पड़ा। कोड़ा ने अपनी छुरी से वार किया और किसी तरह दोबारा पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। सुबह होने पर बाकी भेड़िए चले गए,
लेकिन एक घायल भेड़िया वहीं पड़ा था। कोड़ा ने भाला बनाकर उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने उसे मारने के बजाय नदी तक ले जाकर उसके घाव साफ किए और उसे अपनी गुफा में ले आया। यहीं से इंसान और भेड़िए की दोस्ती की शुरुआत हुई। कोड़ा ने घायल भेड़िए को अपनी गुफा में लाकर उसके घाव साफ किए और जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। अगली सुबह जब वह उठा तो देखा कि भेड़िया उसे घूर रहा है। कोड़ा बिना डरे बाहर गया, पानी लाकर उसे पिलाया और धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अब भी खाना था। कोड़ा किसी जानवर को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए कीड़े मकोड़े और जंगली पौधे खाकर गुजारा करता रहा। दूसरी तरफ भेड़िया भूख से तड़प रहा था। आखिरकार मजबूर होकर कोड़ा ने पहली बार एक छोटे जानवर का शिकार किया। जैसे ही उसने मांस निकाला, भेड़िया भी उसकी तरफ बढ़ा। कोड़ा ने जंगल का नियम समझते हुए पहले खुद एक टुकड़ा खाया और फिर बाकी मांस भेड़िए को दे दिया। उसी दिन से दोनों के बीच भरोसा और गहरा हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो गए। कोड़ा जानता था कि अब उसे अपने कबीले लौटना होगा। भारी मन से उसने भेड़िए को अलविदा कहा और अकेले चल पड़ा। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि भेड़िया अब भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने कई बार उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार लौट आता। आखिरकार कोड़ा ने उसका नाम अल्फा रख दिया और दोनों साथ साथ सफर पर निकल पड़े। रात को अल्फा ने जंगली सुअरों का झुंड देखा और उन्हें कोड़ा की तरफ मोड़ दिया, लेकिन कोड़ा अभी भी शिकार करने से हिचक रहा था, इसलिए पहला शिकार असफल रहा। धीरे धीरे अल्फा ने उसे शिकार करना सिखाया। अब दोनों मिलकर शिकार करते, खाना बांटते और रात में एक दूसरे को ठंड से बचाते। एक रात अचानक एक काला भेड़िया उनके सामने आ गया। अल्फा उसे देखते ही शांत हो गया। कोड़ा समझ गया कि ये अल्फा के पुराने झुंड का सदस्य है। उसने भारी दिल से अल्फा को आजाद कर दिया। अल्फा ने आखिरी बार मुड़कर कोड़ा को देखा और अपने झुंड के साथ चला गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद बर्फीले तूफान के बीच कोड़ा को फिर अल्फा दिखाई दिया। वह उसकी तरफ दौड़ा, तभी बर्फ टूट गई और वह बर्फीली नदी में गिर पड़ा। तेज बहाव उसे बहाकर ले जाने लगा। उसी समय अल्फा दौड़कर आया और किसी तरह उसकी जान बचा ली। बर्फीली नदी से बचने के बाद कोड़ा की हालत बहुत खराब हो गई। उसने किसी तरह आग जलाई, लेकिन ठंड और भीगने की वजह से वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इस बार अल्फा उसे छोड़कर कहीं नहीं गया। वह हर कदम पर उसके साथ रहा और उसे सहारा देता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें दूर एक इंसान दिखाई दिया। कोड़ा खुशी से उसकी तरफ भागा, लेकिन पास पहुंचने पर पता चला कि वह आदमी ठंड से मर चुका था। वहां से उन्हें सिर्फ एक धनुष और कुछ सामान मिला। दोनों फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। रास्ते में अचानक एक भयंकर हिमस्खलन आ गया। जान बचाने के लिए दोनों एक गुफा में घुस गए, लेकिन गुफा के अंदर एक विशाल भालू छिपा बैठा था। भालू ने हमला कर दिया। अल्फा बिना डरे उसके सामने खड़ा हो गया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार कोड़ा ने धनुष से तीर चलाकर भालू को मार गिराया, लेकिन अल्फा बुरी तरह घायल हो गया। कोड़ा ने आग जलाकर अल्फा का इलाज किया और उसे लेकर आगे बढ़ता रहा। कई दिनों बाद उसे अपने कबीले का निशान दिखाई दिया। वह समझ गया कि घर अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन लगातार बर्फबारी और ठंड से अल्फा की ताकत जवाब देने लगी। वह रास्ते में गिर पड़ा। कोड़ा ने उसे छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उसने घायल अल्फा को अपनी बाहों में उठाया और किसी तरह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसे अपना कबीला दिखाई दे गया। अपने पिता को देखते ही उसकी सारी हिम्मत टूट गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, पिताजी अल्फा को बचा लीजिए। जब कोड़ा की आंख खुली तो उसने देखा कि अल्फा उसके पास जिंदा लेटा है। इतना ही नहीं, उसने कई छोटे छोटे शावकों को भी जन्म दिया था। पूरे कबीले ने अल्फा और उसके बच्चों की देखभाल की। समय बीतता गया। अल्फा के बच्चे बड़े हुए और कबीले के लोग शिकार पर जाते समय उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। धीरे धीरे इंसान और भेड़ियों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। इसी तरह दुनिया के इतिहास में पहली बार भेड़िए इंसानों के साथी बने और यहीं से पहले पालतू कुत्ते की कहानी शुरू हुई। एक महिला मछली बेच रही थी कि तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। बिना किसी घबराहट के वो तुरंत अपनी दुकान के नीचे चली गई। किसी की मदद लिए बिना उसने कुछ ही पलों में बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन उसके चेहरे पर माँ बनने की कोई खुशी नहीं थी। उसने मछली काटने वाला बड़ा चाकू उठाया, नाल काटी और नवजात को मछलियों की टोकरियों के नीचे सरका दिया। फिर ऐसे उठकर दोबारा मछलियाँ बेचने लगी, मानो कुछ हुआ ही न हो। असल में ये उसका 5वां बच्चा था। पहले चारों बच्चे या तो मृत पैदा हुए थे या जन्म के कुछ देर बाद मर गए थे, इसलिए उसे यकीन था कि यह बच्चा भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। उसने सोच लिया था कि शाम को दुकान समेटते समय इसे मछलियों के कचरे के साथ नदी में फेंक देगी, लेकिन इस बार किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। चारों तरफ फैली सड़ी हुई मछलियों की बदबू के बीच अचानक नवजात ने इतनी जोर से रोना शुरू किया कि पूरे बाजार में उसकी आवाज गूंज उठी। वहाँ मौजूद सभी लोग दौड़कर आए। जब उन्होंने देखा कि बच्चा गंदगी के बीच पड़ा है तो सबको लगा कि उसकी माँ उसे मारना चाहती थी। यही वह पहली चीख थी जिसने उसकी माँ को फांसी के तख्ते तक पहुँचा दिया। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यही मासूम बच्चा बड़ा होकर पूरे यूरोप का सबसे खतरनाक हत्यारा बनेगा। कुछ समय बाद उस बच्चे को अनाथालय भेज दिया गया। वहाँ एक लड़का उत्सुकता से उसके पास आया और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने अचानक उसकी उंगली पकड़ ली और उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघने लगा। लड़का डरकर पीछे हट गया। दरअसल इस बच्चे की सूंघने की शक्ति असाधारण थी। वह केवल गंध से बता सकता था कि चूहा कितनी देर पहले मरा है, किसी वस्तु का तापमान क्या है और तालाब में कौन कौन से जीव रहते हैं। यहाँ तक कि जब दूसरे बच्चे उस पर पत्थर या बोतल फेंकते तो वह केवल उनकी गंध पहचान कर पहले ही बच जाता। अनाथालय में सभी बच्चे उसे अजीब समझते थे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया तो उन अनगिनत खुशबुओं और गंधों से भरी हुई थी जिनके जरिए वह धीरे धीरे हर चीज का नाम और पहचान सीख रहा था। जब वो 13
साल का हुआ तब अनाथालय ने उसे रखने से मना कर दिया। अनाथालय की संचालिका ने उसे एक चमड़ा कारखाने के मालिक के हाथों बेच दिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बच्चे को बेचकर लौटते समय उसी संचालिका की रास्ते में डाकुओं ने हत्या कर दी। उधर लड़के की जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने लगी। चमड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की औसत उम्र सिर्फ 5 साल होती थी। जहरीली बदबू, गंदगी और कठिन मेहनत उन्हें जल्दी खत्म कर देती थी। लेकिन यह लड़का किसी जिद्दी जीवाणु की तरह हर मुश्किल से लड़ता रहा। उसने खुद को उस कठोर जीवन के अनुसार ढाल लिया और कुछ ही वर्षों में कारखाने का सबसे मेहनती मजदूर बन गया। फिर भी उसका मन हमेशा कारखाने की दीवारों के बाहर भटकता रहता। उसे यकीन था कि दुनिया में ऐसी अनगिनत खुशबुएं मौजूद हैं जिन्हें उसने अभी तक महसूस नहीं किया। आखिरकार कई साल बाद उसे पहली बार सामान पहुंचाने के लिए शहर जाने का मौका मिला। जैसे ही वह नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंचा, उसकी आंखों में चमक आ गई। हवा में घुली हर खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह रुक रुक कर गहरी सांस लेता और हर नई गंध को अपने भीतर समेटता चला जाता। तभी इत्र की एक दुकान के सामने अचानक उसे एक ऐसी खुशबू महसूस हुई जैसी उसने आज तक कभी नहीं सूंघी थी। वह अनजाने ही उस सुगंध के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक लाल बालों वाली खूबसूरत युवती फल बेच रही है। उसके शरीर से निकलने वाली प्राकृतिक खुशबू इतनी मोहक थी कि लड़का खुद पर काबू नहीं रख सका। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली को अपनी नाक के पास ले जाकर गहरी सांस लेने लगा। उस अनोखी खुशबू ने उसके भीतर पहली बार प्रेम जैसा एहसास जगा दिया। लड़की उसकी इस हरकत से बुरी तरह डर गई। उसने खुद को छुड़ाया और भागने लगी, लेकिन लड़का उस खुशबू के नशे में पूरी तरह डूब चुका था। वह उसकी सुगंध का पीछा करते करते उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद लड़की एक सुनसान जगह पर रुकी। लड़का भी चुपचाप उसके पास पहुंचा और एक बार फिर उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। लेकिन इस बार लड़की डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी। घबराकर लड़के ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। तभी वहाँ से कुछ लोग गुजरने लगे। लोगों की नजर न पड़े इसलिए वह लड़की को दीवार के पीछे खींच ले गया। जब तक लोग वहाँ से निकल नहीं गए उसने उसका मुंह नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाया लड़की की सांसें थम चुकी थी। उसकी मौत हो चुकी थी। लड़का घबरा गया। वो वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उस लड़की की मनमोहक खुशबू उसे जाने नहीं दे रही थी। वह बार बार अपने हाथों से उस सुगंध को पकड़ने की कोशिश करता, मगर खुशबू धीरे धीरे हवा में गायब होती जा रही थी। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने खुद को इतना बेबस महसूस किया। वापस कारखाने पहुंचने पर मालिक ने चोरी छिपे बाहर जाने के कारण उसकी बेरहमी से पिटाई की, लेकिन उसे अपने शरीर के दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके मन में अब सिर्फ एक ही सपना था, ऐसी खुशबू को हमेशा के लिए कैद करना। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि वह एक महान इत्र निर्माता बनेगा और खुशबू को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का तरीका सीखेगा। कुछ दिनों से सामान पहुंचाते पहुंचाते उसकी नजर शहर की एक पुरानी इत्र की दुकान पर पड़ी थी। दुकान के मालिक उस्ताद बद्रीनाथ कभी मशहूर इत्रकार थे, लेकिन अब उनका कारोबार लगभग खत्म हो चुका था। उस समय बद्रीनाथ अपनी सबसे मशहूर खुशबू का रहस्य जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने रुमाल पर इत्र की 2 बूंदें डाली और बार बार सूंघकर उसके सभी तत्व पहचानने की कोशिश की। सुबह से रात हो गई, लेकिन वह पूरी खुशबू का राज नहीं समझ पाए। उसी समय चमड़ा कारखाने से सामान लेकर आया लड़का दुकान में पहुंचा। उसने इत्र की खुशबू सूंघते ही कहा, क्या आप इस इत्र का नुस्खा जानने की कोशिश कर रहे हैं? बद्रीनाथ हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि एक साधारण मजदूर इत्र का नाम तक पहचान सकता है। लेकिन अगला दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़का एक एक करके सैकड़ों शीशियों में से बिल्कुल सही खुशबुएं निकालने लगा। उसने वे सभी सामग्री अलग रख दी जिन्हें बद्रीनाथ पहचान चुके थे। फिर उसने वे दुर्लभ सुगंध भी निकाल ली जिन्हें बद्रीनाथ लाख कोशिशों के बाद भी नहीं पहचान पाए थे। इसके बाद उसने आत्मविश्वास से कहा, अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें तो मैं यही इत्र बनाकर दिखा सकता हूँ। बद्रीनाथ को यह मजाक लगा, फिर भी उन्होंने उसे मौका दे दिया ताकि बाद में उसकी अच्छी तरह बेइज्जती कर सके। लड़के ने बिना किसी नाप तौल के शराब और अलग अलग सुगंधित तेल एक बोतल में डालने शुरू कर दिए। उसकी हर हरकत देखकर बद्रीनाथ का सिर चकराने लगा। जब लड़के ने बोतल को जोर जोर से हिलाना शुरू किया तो बद्रीनाथ खुद को रोक नहीं पाए। वो गुस्से से चिल्लाए, बस बहुत हुआ, तुम्हें इत्र बनाना आता ही नहीं। पहले सुगंधित तेल मिलाए जाते हैं, उसके बाद शराब डाली जाती है, और याद रखना इत्र की बोतल कभी हिलाई नहीं जाती। उन्हें यकीन हो गया था कि उन्होंने एक अनपढ़ मजदूर पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन लड़का पूरी शांति से बोला, इत्र तैयार हो चुका है। बद्रीनाथ ने अविश्वास के साथ उस नई खुशबू की 2 बूंदें रूमाल पर डाली। जैसे ही उन्होंने उसे सूंघा उनका चेहरा बदल गया। अगले ही पल उनके हाथ कांपने लगे और वह कुर्सी पर बैठ गए, क्योंकि लड़के ने सचमुच वही इत्र तैयार कर दिया था। इतना ही नहीं, लड़के ने कहा, यह खुशबू तो साधारण है, अगर मुझे 2 मिनट और मिल जाएं तो मैं इससे भी बेहतर इत्र बना सकता हूँ। इस बार बद्रीनाथ चुप रहे। वह बस उसे काम करते हुए देखते रहे। लड़का बिना किसी नाप तौल के अलग अलग सुगंधों को मिलाता गया। कुछ ही देर बाद उसने नई खुशबू तैयार कर दी। बद्रीनाथ ने इस बार जैसे ही उसे सूंघा उन्हें लगा मानो वह किसी स्वर्ग जैसे फूलों के बगीचे में पहुंच गए हों। चारों तरफ सैकड़ों फूलों की खुशबू फैली हुई थी। उन्हें अपनी जवानी, अपनी पत्नी और पुराने दिनों की सारी यादें एक साथ लौटती हुई महसूस हुई। अब उन्हें समझ आ गया कि यह साधारण मजदूर नहीं बल्कि खुशबुओं का जन्मजात जादूगर है। अगले ही दिन बद्रीनाथ चमड़ा कारखाने पहुंचे और मोटी रकम देकर उस लड़के को खरीद लिया। उसी रात शराब के नशे में चमड़ा कारखाने का मालिक नदी में गिरकर डूब गया। जिन लोगों ने अब तक लड़के का शोषण किया था उनमें से कोई भी सुखद अंत तक नहीं पहुंचा। अब लड़का पूरी तरह इत्र की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। बद्रीनाथ ने उसे इत्र बनाने की असली कला सिखानी शुरू की। उन्होंने बताया कि एक बेहतरीन इत्र 12 अलग अलग खुशबुओं से बनता है। इनमें ऊपरी, मध्य और अंतिम सुगंध होती है, ठीक वैसे ही जैसे संगीत में अलग अलग सुर मिलकर एक मधुर धुन बनाते हैं। लेकिन इन 12 खुशबुओं के अलावा एक 13वीं रहस्यमयी खुशबू भी होती है। प्राचीन मिस्र के इत्रकार उसी का उपयोग करते थे। कहते हैं कि जिसकी खुशबू मिल जाए उसका इत्र लोगों को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह 13वीं खुशबू आखिर है क्या। ये सुनते ही लड़के को तुरंत समझ आ गया कि वह 13वीं खुशबू किसी फूल या जड़ी बूटी की नहीं बल्कि एक स्त्री के शरीर की प्राकृतिक सुगंध है। उसने बद्रीनाथ से वादा किया, मैं दुनिया का सबसे महान इत्र बनाकर
दूंगा, लेकिन बदले में आप मुझे हर वह तरीका सिखाइए जिससे किसी भी खुशबू को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सके। बद्रीनाथ ने खुशी उसकी बात मान ली। अगले दिन वह उसे कार्यशाला में ले गए और खुशबू निकालने की पहली विधि सिखाई। हजारों गुलाबों की पंखुड़ियां एक बड़े पात्र में भरी गईं। फिर उन्हें गर्म करके भाप के जरिए उनका शुद्ध अर्क निकाला गया। बद्रीनाथ ने बताया कि इसे आसवन डिस्टिलेशन कहते हैं। सीखने के बाद लड़के ने खुद प्रयोग शुरू किया। उसने धातु, कांच और दूसरी चीजों की खुशबू निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। वह निराश होकर बोला, क्या हर चीज की खुशबू को हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रखा जा सकता? बद्रीनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कुछ चीजों की खुशबू कभी कैद नहीं की जा सकती। फिर उन्होंने एक और बात कही जिसने लड़के के होश उड़ा दिए। इंसान के शरीर की खुशबू को भी इस तरीके से सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। ये सुनते ही उसके सारे सपने टूट गए। जिस लड़की की खुशबू को हमेशा के लिए बचाने का सपना वह देख रहा था, वह अब असंभव लगने लगा। इस सदमे से वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कई दिनों तक तेज बुखार में तड़पता रहा। डॉक्टर ने जांच के बाद साफ कह दिया कि शायद वो महीने के अंत तक भी जिंदा न बचे। अपने सबसे बड़े सहारे को इस हालत में देखकर इत्रकार बद्रीनाथ भी परेशान हो गया। वह दिन रात चिंता में डूबा रहने लगा। आखिर उसने अर्जुन का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आसवन डिस्टिलेशन के अलावा खुशबू निकालने का एक और तरीका भी है, जिसे तेल अवशोषण विधि एनफ्लोरेज कहते हैं। लेकिन यह कला केवल फ्रांस के ग्रास नामक इत्रों के शहर में ही सीखी जा सकती है। बद्रीनाथ ने कहा कि वह अर्जुन के लिए वहाँ के इत्र कारखाने में प्रशिक्षु बनने की सिफारिश कर सकता है, लेकिन बदले में अर्जुन को उसके लिए 100 नई इत्रों के नुस्खे तैयार करने होंगे। अपने सपने की आखिरी उम्मीद बचाने के लिए अर्जुन तुरंत तैयार हो गया। अगले ही दिन वह चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। उसने कुछ ही समय में 100 इत्रों के नुस्खे तैयार कर दिए और फिर ग्रास की ओर निकल पड़ा। बद्रीनाथ खुशी उन नुस्खों के सहारे अमीर बनने के सपने देखने लगा। लेकिन अर्जुन का दुर्भाग्य एक बार फिर सच साबित हुआ। जिस इमारत में बद्रीनाथ रहता था, वह अचानक भरभराकर गिर गई और उसकी मौत हो गई। उधर अर्जुन अपने सपनों के शहर ग्रास पहुंच गया। अपनी अद्भुत प्रतिभा के दम पर उसे जल्दी ही एक इत्र फैक्ट्री में काम मिल गया। कुछ समय प्रशिक्षण लेने के बाद उसने अपना असली मकसद पूरा करना शुरू कर दिया। वह एक युवती के शरीर पर मोटी परत में चिकनाई लगाता, फिर उसे कपड़े से कसकर लपेट देता। लड़की डरकर भागने की कोशिश करती, लेकिन अर्जुन उसे नहीं छोड़ता। जब शरीर की पूरी प्राकृतिक खुशबू उस चिकनाई में समा जाती, तो वह उसे खुरच कर निकालता और विशेष प्रक्रिया से उसका अर्क तैयार करता। लंबी मेहनत के बाद एक बूंद अनमोल इत्र तैयार हुआ। उसने वह खुशबू अपने हाथ पर लगाई। तभी उस युवती का पालतू कुत्ता दौड़कर आया और अपने मालिक की पहचान वाली खुशबू सूंघकर उसके हाथ चाटने लगा। अब अर्जुन को यकीन हो गया कि वह सफल हो चुका है। उस दिन के बाद उसने एक एक करके खूबसूरत युवतियों की खुशबू इकट्ठा करनी शुरू कर दी। इसी दौरान शहर के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी नंदिनी का जन्मदिन था। अर्जुन ने पहली नजर में ही उसे अपना आखिरी लक्ष्य बना लिया, लेकिन उस रात मौका न मिलने के कारण उसने 2 जुड़वा बहनों को अपना शिकार बनाया और उनकी खुशबू भी अपने संग्रह में शामिल कर ली। उसके बनाए इत्र में अजीब जादू था। एक दिन फैक्ट्री का गुस्सैल मालिक उसे डांटने आया, लेकिन जैसे ही उसने उस इत्र की एक बूंद सूंघी, उसका पूरा स्वभाव बदल गया और वह शांत हो गया। इधर पूरे शहर से एक एक करके जवान लड़कियां गायब होने लगी। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। आखिर पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और हर घर में डर का माहौल फैल गया। इस बीच अर्जुन 12 युवतियों की खुशबू इकट्ठा कर चुका था। अब उसे केवल एक आखिरी खुशबू चाहिए थी, जिससे वह दुनिया का सबसे अद्भुत इत्र बना सके। लगातार हो रही हत्याओं से डरकर अमीर व्यापारी ने अपनी बेटी नंदिनी को लेकर शहर छोड़ने का फैसला किया। सुरक्षा के लिए उन्होंने रास्ते भी बदल दिए, लेकिन अर्जुन की अद्भुत सूंघने की शक्ति से कोई नहीं बच सका। रात के अंधेरे में अर्जुन चुपचाप नंदिनी के कमरे में पहुंच गया। अगली सुबह जब उसके पिता कमरे में आए तो उनकी बेटी मृत पड़ी थी। अर्जुन ने आखिरकार 13वीं और अंतिम खुशबू भी हासिल कर ली, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। युवतियों में से एक एक कुत्ते ने उसकी गंध पहचान ली और सैनिक उसके ठिकाने तक पहुंच गए। अर्जुन गिरफ्तार कर लिया गया और उसके सभी अपराध दुनिया के सामने आ गए। लोग गुस्से से पागल हो चुके थे। हर कोई चाहता था कि उसे सबसे भयानक सजा मिले, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं था। फांसी वाले दिन उसने मौका मिलते ही अपने इत्र की एक बूंद निकाल ली। अगले ही पल पहरा दे रहे सभी सैनिक उसकी खुशबू के जादू में खो गए। उन्होंने अर्जुन को अपराधी नहीं बल्कि किसी महान व्यक्ति की तरह सम्मान देना शुरू कर दिया। फिर अर्जुन ने अपने शरीर पर पूरा इत्र लगा लिया और शाही पोशाक पहनकर रथ में बैठकर फांसी के मैदान पहुंचा। जैसे ही उसकी खुशबू पूरे मैदान में फैली, हजारों लोग उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। जल्लाद ने भी हथियार फेंक दिया और उसे निर्दोष घोषित कर दिया। अर्जुन ने रुमाल पर इत्र की कुछ बूंदें डालकर हवा में लहराया। कुछ ही पलों में पूरा मैदान उसकी खुशबू के असर में डूब गया। लोगों ने उसे किसी देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया और अपने होश खो बैठे। उसी समय अर्जुन को उस पहली लाल बालों वाली लड़की की याद आई जिससे वह सचमुच प्यार करता था। इस बार उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई बल्कि अपने मन में उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने दुनिया का सबसे महान इत्र तो बना लिया, लेकिन जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था उसी को हमेशा के लिए खो दिया। अब उसे अपनी सारी उपलब्धियां बेकार लगने लगी। वह वापस उसी मछली बाजार में पहुंचा जहां उसका जन्म हुआ था। वहां उसने अपने बनाए पूरे इत्र की शीशी अपने सिर पर उड़ेल दी। अगले ही पल वहां मौजूद लोग उसकी खुशबू के जादू में इस कदर डूब गए कि वे उस पर टूट पड़े और उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। शायद आखिरी सांस तक पहुंचकर अर्जुन को यह समझ आया कि पूरी जिंदगी वह जिस चीज की तलाश करता रहा वह दुनिया का सबसे महान इत्र नहीं बल्कि सच्चा प्रेम था।
एक लड़के ने मजाक मजाक में ऊंची इमारत से नीचे एक सिक्का फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल तेज हवा के बहाव ने उस सिक्के की दिशा बदल दी और वह नीचे बने वेंटिलेशन डक्ट के अंदर जा गिरा। कई बार उछलने के बाद बेहद कम संभावना के बावजूद वह सिक्का एग्जॉस्ट फैन के एक ब्लेड में फंस गया। जैसे ही एग्जॉस्ट फैन दोबारा चालू हुआ, घूमते हुए ब्लेड ने उस सिक्के को जोर से बाहर उछाल दिया। फैन का ब्लेड टूटकर सीधा दीवार के अंदर लगी गैस पाइप से टकराया और पाइप फट गई। रिसने वाली गैस वेंटिलेशन सिस्टम के रास्ते सीधे ऊपर बने आलीशान स्काई रेस्टोरेंट में फैलने लगी। उस समय रेस्टोरेंट में मौजूद अमीर मेहमान अपनी पार्टी और जश्न में इतने मशगूल थे कि किसी को भी आने वाले खतरे का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उन्हें क्या पता था कि सिर्फ 5 मिनट बाद ये पूरा रेस्टोरेंट, जो जमीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर बना था, मौत का मैदान बनने वाला है। उसी दौरान एक वेटर रेड वाइन की बोतल खोल रहा था। अचानक कॉर्क तेजी से उछलकर ऊपर लगे बड़े झूमर से टकरा गया। झूमर का एक भारी कांच का टुकड़ा नीचे गिरा और सीधे कांच से बनी फर्श पर आ लगा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि फर्श में गहरी दरार पड़ गई। उद्घाटन समारोह में मेहमानों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी का ध्यान पैरों के नीचे फैलती उस दरार पर नहीं गया। दरार धीरे धीरे पूरे कांच के फर्श में फैलने लगी। तभी एक युवती को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह नीचे देखने ही वाली थी कि अचानक कांच का फर्श सभी लोगों का भार सहन नहीं कर पाया। अगले ही पल पूरा फर्श जोरदार धमाके के साथ टूट गया। कुछ सेकंड पहले तक जो लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे और जश्न मना रहे थे, वे सभी सैकड़ों मीटर नीचे गहरी खाई में गिरने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। नीचे मौजूद कर्मचारी यह भयावह दृश्य देखकर सदमे में खड़े रह गए। सौभाग्य से बेला का बॉयफ्रेंड टूटे हुए कांच के एक टुकड़े को पकड़कर लटक गया, इसीलिए वह तुरंत नीचे नहीं गिरा। बेला उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन उससे पहले ही उसका हाथ छूट गया। वह अपनी आंखों के सामने अपने प्रेमी को गहराई में गिरते हुए देखती रह गई। पूरे रेस्टोरेंट में दहशत फैल गई। जो लोग बच गए थे वे बिना कुछ सोचे समझे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। भागदौड़ के दौरान एक बुजुर्ग महिला घबराकर एक शेफ से टकरा गई। शेफ के हाथ में खौलता हुआ गर्म तेल था जो सीधे उसकी पीठ पर गिर गया। देखते ही देखते उसके कपड़ों में आग लग गई। वो दर्द से चीखते हुए भागी, लेकिन बदकिस्मती से उसी जगह पहुंच गई जहां गैस लगातार रिस रही थी। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरे रेस्टोरेंट को आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। जिन्हें भागने का मौका नहीं मिला वे वहीं आग में घिर गए। एक माँ ने अपने छोटे बच्चे को जल्दी से एक अलमारी के अंदर छिपा दिया, लेकिन खुद आग की लपटों में समा गई। उधर बेला ने किसी तरह एक मेज के नीचे छिपकर अपनी जान बचा ली। कुछ देर बाद जब आग थोड़ी काबू में आई तो लिफ्ट ऑपरेटर ने हिम्मत दिखाते हुए सभी लोगों से कहा कि वे बाहर बनी इमरजेंसी सीढ़ियों से नीचे उतरे। लेकिन उस समय किसी में भी सोचने समझने की ताकत नहीं बची थी। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह जिंदा बचना है। इसी डर में सभी लोग एक साथ सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। सबसे आगे वही लड़का था जिसने कुछ देर पहले सिक्का फेंका था। लेकिन जैसे ही कुछ लोग सीढ़ियों पर पहुंचे, अचानक पूरी दीवार भर भरा कर गिर गई। दीवार के साथ पूरी सीढ़ी भी टूट गई और उस पर मौजूद सभी लोग सीधे नीचे गिरकर मौत का शिकार हो गए। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ वही लड़का किसी तरह नीचे वाली मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। ये सब देखकर बेला पूरी तरह घबरा गई। तभी लिफ्ट ऑपरेटर ने सभी बचे हुए लोगों से कहा कि अब नीचे जाने का एकमात्र रास्ता लिफ्ट ही बचा है। अगर उन्हें जिंदा बचना है तो तुरंत लिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उस लिफ्ट में एक बार में अधिकतम 15 लोग ही सुरक्षित सफर कर सकते थे। अगर उससे ज्यादा लोग चढ़ते तो लिफ्ट का भार सीमा से बाहर हो जाता और वह कभी भी टूटकर नीचे गिर सकती थी। मगर उस समय किसी को नियमों की परवाह नहीं थी। हर कोई पहले अपनी जान बचाना चाहता था। लोग धक्का मुक्की करते हुए लिफ्ट में घुसने लगे। तभी एक अरबपति भी जबरदस्ती अंदर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसी पल लिफ्ट का एक मुख्य पहिया अचानक अपनी जगह से निकल गया। लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगी। दरवाजे के बीच फंसा हुआ अरबपति पल भर में 2 हिस्सों में बांट गया। उसकी दर्दनाक मौत देखकर बाकी लोग डर से चीख उठे। अब रेस्टोरेंट से बाहर निकलने का हर रास्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था। जो लोग अभी तक जिंदा थे वे घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन भागकर भी कहां जाते। लगातार हो रहे धमाकों की वजह से पूरा स्काई रेस्टोरेंट बुरी तरह हिलने लगा था। ऊपर से लोगों की भगदड़ ने उसकी बची खुची मजबूती भी खत्म कर दी। कुछ ही देर बाद बेला ने देखा कि मेज पर रखे चम्मच, प्लेट और दूसरे बर्तन अपने आप हिलने लगे हैं। उसे समझते देर नहीं लगी कि पूरी इमारत अब झुकने लगी है। वह सबको चेतावनी देती। उससे पहले ही दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी। रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा हवा में लटका हुआ था और किसी भी पल नीचे गिर सकता था। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली क्योंकि उन्हें लगा कि जिस हिस्से पर वे खड़े हैं वह अभी भी मजबूत कांच पर टिका हुआ है। लेकिन तभी कांच पर लेटी एक महिला ने ऊपर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। छत से लटका हुआ एक भारी पियानो जोर जोर से हिल रहा था और किसी भी पल नीचे गिर सकता था। उसी समय वही सिक्का जिसे उस लड़के ने शुरुआत में फेंका था लुढ़कता हुआ पियानो के ऊपर जा गिरा। जैसे ही सिक्का घूमना बंद हुआ, पियानो का ढक्कन अचानक जोर से बंद हो गया। उस झटके से पूरा पियानो अपनी जगह से खिसक गया और सीधा उस महिला की ओर फिसलने लगा। दूसरी तरफ नीचे वाली मंजिल तक पहुंच चुका लड़का खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। उसे लगा कि वह मौत को मात दे चुका है, लेकिन अगले ही पल ऊपर से वही विशाल पियानो टूटकर उसके ऊपर आ गिरा। एक ही झटके में उसकी मौत हो गई। अब उस स्काई रेस्टोरेंट में मौजूद लगभग सभी लोग मर चुके थे। सिर्फ बेला ही कई 100 मीटर की ऊंचाई पर टूटे हुए प्लेटफॉर्म के किनारे कांपती हुई खड़ी थी। तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी जो अभी भी जिंदा था। बेला बिना समय गंवाए उसकी तरफ दौड़ी। वह उसे सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी पूरी इमारत आखिरी बार जोर से हिली। अगले ही पल पूरा रेस्टोरेंट भर भराकर ढहने लगा। बेला किसी तरह किनारे को पकड़कर लटक गई। उसने एक हाथ से खुद को और दूसरे हाथ से उस लड़के को पकड़ रखा था, लेकिन इतनी ऊंचाई पर ज्यादा देर तक टिक पाना नामुमकिन था। कुछ ही पलों बाद उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। दोनों एक साथ गहरी खाई में गिर गए। जैसे ही वे नीचे गिरे, अचानक पूरा दृश्य बदल गया।
बेला ने घबराकर अपनी आंखें खोली। उसे एहसास हुआ कि अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो हकीकत नहीं बल्कि भविष्य की एक भयानक झलक थी। वो तुरंत भीड़ की तरफ दौड़ी क्योंकि उसने देखा कि वही लड़का फिर से इमारत से बाहर सिक्का फेंकने वाला है। सबसे पहले उसने उस जलते हुए बर्तन को बुझाया जिससे आगे चलकर विस्फोट होने वाला था। फिर वो दौड़कर स्टेज पर पहुंची, वहां रखा माइक्रोफोन छीन लिया और जोर से चिल्लाई, सब लोग तुरंत इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाइए, ये इमारत कुछ ही मिनटों में गिरने वाली है। लेकिन ये स्काई रेस्टोरेंट का उद्घाटन समारोह था। कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड उसे पागल समझकर बाहर निकालने ही वाले थे कि तभी कुछ मेहमानों की नजर कांच के फर्श में पड़ चुकी दरारों पर पड़ी। अब लोगों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। बिना एक पल गंवाए सभी लोग भागकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगे। कुछ ही देर बाद पूरी इमारत सचमुच ढह गई, लेकिन इस बार बेला की चेतावनी की वजह से वहां मौजूद सभी लोगों की जान बच गई। समय बीतते बीतते पूरे 80 साल गुजर गए। अब बेला 100 साल से भी ज्यादा उम्र की एक बुजुर्ग महिला बन चुकी थी। वह अकेले जंगल के बीच बने एक छोटे से लकड़ी के घर में रहती थी। एक दिन उसकी पोती दिया उससे मिलने पहुंची। बेला ने उसे बैठाया और 80 साल पहले स्काई रेस्टोरेंट में हुई उस घटना की पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, उस दिन मेरी वजह से वहां मौजूद सभी लोग बच गए थे, लेकिन मौत को धोखा देना इतना आसान नहीं था। बेला ने बताया कि अगले 80 वर्षों में उस हादसे से बचे सभी लोग एक एक करके रहस्यमय और बेहद अजीब हादसों में मारे गए। हर मौत देखने में एक सामान्य दुर्घटना लगती थी, लेकिन वास्तव में वह सब पहले से तय था। बेला को यकीन था कि मौत उन लोगों का पीछा कर रही थी। असल में वे सभी उसी दिन मरने वाले थे, लेकिन उसकी भविष्य की झलक ने उनकी किस्मत कुछ समय के लिए बदल दी। अब मौत अपना अधूरा हिसाब पूरा कर रही थी। सबसे डराने वाली बात यह थी कि हर व्यक्ति उसी क्रम में मर रहा था जैसा बेला ने अपनी भविष्य की झलक में देखा था। उन मरने वालों में उसका अपना पति भी शामिल था। लेकिन इतने वर्षों तक मौत का सामना करते करते बेला ने उसकी चालों को समझना शुरू कर दिया था। उसने अपने छोटे से घर को एक किले की तरह बना लिया था। घर के चारों तरफ उसने तरह तरह के सुरक्षा इंतजाम और जाल लगाए थे ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। सालों की मेहनत से उसने मौत से जुड़ी हर घटना का रिकॉर्ड तैयार किया था। हर हादसा, हर पैटर्न और हर संकेत उसने अपनी मोटी नोटबुक में विस्तार से लिखा था। ये सब उसके जीवन भर की रिसर्च थी। बेला ने घर के बाहर लगे सभी सुरक्षा जालों की ओर देखते हुए जैसे मौत को चुनौती दे रखी थी। तभी अचानक उसे कुछ जलने की गंध आई। उसने शीशे में देखा कि धूप की परावर्तित किरणें छत की एक रस्सी पर पड़ रही थी और रस्सी धीरे धीरे जल रही थी। बेला ने ऊपर देखते हुए गुस्से में कहा, मैं तुम्हें देख रही हूँ, सामने आओ। दिया हैरान होकर बोली, नानी आप किससे बात कर रही हैं? बेला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत अपनी नोटबुक दिया के हाथ में पकड़ा दी। उस नोटबुक के हर पन्ने पर मौत के बारे में अनगिनत नोट्स, डायग्राम और सालों की रिसर्च भरी हुई थी। बेला ने गंभीर आवाज में कहा, इसे संभाल कर रखना और जितनी जल्दी हो सके इसमें लिखी हर बात समझ लेना। दिया ने उलझन में पूछा, लेकिन मुझे इसकी क्या जरूरत है? मेरी अपनी पढ़ाई है, मैं ये सब क्यों सीखूं? तब बेला ने एक ऐसी बात कही जिसने दिया के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, जो लोग उस दिन बच गए थे उन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए था। अगर वे जिंदा नहीं रहते तो उनके बच्चे भी इस दुनिया में नहीं आते। इसीलिए अब मौत सिर्फ उन बचे हुए लोगों के पीछे नहीं है बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के पीछे भी है और उनमें हमारा परिवार भी शामिल है। ये सुनकर दिया पूरी तरह सन्न रह गई। उसे लगा कि उसकी नानी डर की वजह से ऐसी बातें कर रही हैं। वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। बेला उसके पीछे दौड़ी ताकि किसी भी तरह वो नोटबुक उसके पास छोड़ सके, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे तक पहुंची उसके कदम अचानक रुक गए। उसे अच्छी तरह पता था जिस पल वो सुरक्षित घर से बाहर निकलेगी उसी पल मौत उसे अपना अगला शिकार बना लेगी। उसी समय एक तेज ठंडी हवा चली। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। बेला के दिमाग में उसकी नोटबुक में लिखे हर मौत के पैटर्न बिजली की तरह घूमने लगे, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उसने आखिरकार फैसला कर लिया। वह धीरे धीरे घर से बाहर निकली और दौड़कर नोटबुक दिया के हाथ में थमा दी। दिया अभी भी उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। बेला ने उसकी ओर आखिरी बार देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल एक भयानक हादसा हुआ। दिया के सामने ही बेला की मौत हो गई। उसी क्षण दिया को पहली बार एहसास हुआ उसकी नानी जो कुछ भी कह रही थी वो सब सच था। बेला की मौत के बाद दिया सदमे में घर लौटी। उसने तुरंत वह नोटबुक खोली और उसमें लिखी हर बात ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। तभी पास रखी किताबों की अलमारी से अचानक एक पुराना फोटो एल्बम नीचे गिर पड़ा। उसके साथ टूटा हुआ कांच का एक टुकड़ा फिसलता हुआ सीधे दिया के पैरों के पास आकर रुका। दिया ने तुरंत नोटबुक का वो पन्ना खोला जिसमें लिखा था कि बेला की मौत के बाद मौत अब उसके परिवार के लोगों को उसी क्रम में निशाना बनाएगी। सूची में अगला नाम उसके मामा का था। उसे समझते देर नहीं लगी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। दिया तुरंत कार लेकर मामा के घर की ओर निकल पड़ी। उधर मामा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी एक फैमिली पार्टी मना रहे थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौत उनके घर तक पहुंच चुकी है। इसी बीच किचन में उसका बड़ा भाई ठंडे ड्रिंक तैयार कर रहा था। तभी उसके हाथ से एक कांच का गिलास गिरकर टूट गया। उसने बड़ी सावधानी से सारे कांच के टुकड़े साफ कर दिए, लेकिन एक बेहद छोटा टुकड़ा बर्फ से भरी बाल्टी में गिर गया और किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। कुछ देर बाद वही बर्फ ड्रिंक के गिलासों में डाल दी गई और कांच का वह टुकड़ा भी चुपचाप एक गिलास में पहुंच गया। पूरा परिवार जश्न मनाने के लिए अपने अपने गिलास उठाने लगा। जैसे ही बड़ी बहन ने एक घूंट पिया उसे जोरदार खांसी आने लगी। सभी घबरा गए, लेकिन कुछ ही पल बाद पता चला कि उसके मुंह में कांच नहीं बल्कि एक छोटा सा कीड़ा चला गया था। सबने राहत की सांस ली। उसी समय एक छोटा लड़का ड्रिंक
ड्रिंक पीने ही वाला था कि उसके दोस्त ने उसे बाहर रखी ट्रैम्पोलिन पर खेलने के लिए बुला लिया। उसे क्या पता था कि यह भी मौत की योजना का हिस्सा था। ट्रैम्पोलिन का किनारा धीरे धीरे फटना शुरू हो चुका था और ठीक उसके नीचे एक नुकीला लोहे का रेक रखा था। अगर बच्चा गिरता तो सीधे उसी पर जा गिरता। सौभाग्य से उसकी माँ की नजर समय रहते उस रेक पर पड़ गई। उसने तुरंत उसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया और दोनों बच्चों की जान बच गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही काम आगे होने वाली घटना की शुरुआत बनने वाला है। उधर रसोई में मामी फल काटने की तैयारी कर रही थी, तभी सिंक से टकराकर एक शराब की बोतल नीचे गिर गई। गिरते समय बोतल ने पास लगे ऑटोमेटिक सिंचाई सिस्टम का स्विच ऑन कर दिया। पाइपों में तेजी से पानी भरने लगा। दूर रखा पाइपों का बड़ा कंटेनर हिलने लगा और उसी की वजह से वह लोहे का रेक धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकने लगा। इसी दौरान दिया भी मामा के घर पहुंच गई। सभी को सुरक्षित देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी यह राहत सिर्फ कुछ सेकंड ही टिक सकी। अगले ही पल घटनाएं इतनी तेजी से होने लगी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। कांच का टुकड़ा, खिसकता हुआ रेक और आसपास की छोटी छोटी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती चली गईं। और देखते ही देखते मामा एक ऐसे हादसे का शिकार हो गए जो देखने में पूरी तरह दुर्घटना लग रहा था, लेकिन असल में वह मौत की बेहद सोची समझी चाल थी। एक ही दिन में दिया अपने परिवार के 2 सबसे करीबी लोगों को खो चुकी थी। मामा के अंतिम संस्कार के बाद उसने पूरे परिवार को एक साथ बैठाया। उसने नानी बेला की भविष्यवाणी, मौत के पैटर्न और वह नोटबुक सबके सामने रख दी। फिर उसने नोटबुक में दर्ज हर जीवित बचे व्यक्ति की मौत का क्रम और उनका तरीका एक एक करके सबको दिखाया। दिया ने कहा, पिछले कई दशकों तक हम सब सिर्फ इसलिए सुरक्षित थे क्योंकि नानी अकेले उस लकड़ी के घर में रहकर मौत का सामना करती रही। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमें बचाने में लगा दी, लेकिन अब नानी नहीं रही और अब मौत उसी क्रम में हमारे परिवार तक पहुंचेगी। उसने नोटबुक में अगला क्रम पढ़ते हुए कहा, मामा की मौत हो चुकी है। अब अगला निशाना उनके बच्चे हैं, आर्यन, जूली और बॉबी। उनके बाद माँ, फिर मैं और आखिर में मेरा छोटा भाई चार्ली। दिया पूरी ईमानदारी से सबको समझा रही थी, लेकिन परिवार के बाकी लोगों की आंखों में साफ दिख रहा था कि उन्हें उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं था। उन्हें ये सब एक अंधविश्वास और डर से पैदा हुई कहानी लग रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था बहुत जल्द हकीकत खुद साबित करने वाली थी कि दिया सच कह रही थी। कुछ ही देर बाद बड़ा भाई आर्यन अपने टैटू स्टूडियो वापस लौट आया। उसका इरादा दुकान बंद करके सफाई करने और फिर घर जाने का था। उसने सैनिटाइजर की बोतल उठाई और टैटू स्टेशन साफ करने लगा। तभी अलमारी पर रखा मौत का एक सजावटी शोपीस अचानक नीचे गिर पड़ा। उससे पास रखा कांच का ग्लास भी गिरकर टूट गया और उसके टुकड़े पूरे फर्श पर फैल गए। मजबूरी में आर्यन एग्जॉस्ट फैन के ठीक नीचे झुककर कांच के टुकड़े साफ करने लगा। उसी समय छत से लटक रही एक लोहे की चेन ढीली हो गई। घूमते हुए पंखे की वजह से वह चेन झूलती हुई आई और सीधे उसकी नाक में पहने हुए रिंग में फंस गई। यह देखकर आर्यन के होश उड़ गए। पंखा लगातार घूम रहा था और चेन हर सेकंड और ज्यादा कसती जा रही थी। अगर वह कुछ ही देर और फंसा रहता तो उसकी नाक बुरी तरह फट सकती थी। घबराहट में उसने चेन को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन डर के कारण उसके हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे थे। चेन लगातार खींचती जा रही थी। अपनी गर्दन और नाक पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए उसने जल्दी से एक स्टूल खींचकर उसके ऊपर खड़ा होना बेहतर समझा। कुछ पल के लिए उसे राहत तो मिली, लेकिन चेन अब भी नहीं निकली। संघर्ष करते करते उसका पैर पास रखे टेबल लैंप से टकरा गया। लैंप नीचे गिरा और उसका बल्ब फूट गया। निकली हुई चिंगारी सीधे फर्श पर फैले सैनिटाइजर पर गिरी। पल भर में वहां आग लग गई। अब आर्यन दोहरी मुसीबत में फंस चुका था। अगर चेन नहीं निकालता तो पंखा उसकी नाक चीर देता और अगर वहीं खड़ा रहता तो आग उसे जिंदा जला देती। अपनी जान बचाने के लिए वो किसी तरह पास रखे काउंटर पर चढ़ गया ताकि ऊंचाई मिल सके और चेन निकालने की आखिरी कोशिश कर सके। लेकिन तभी एक और भयानक हादसा होने वाला था। किस्मत से आर्यन ने दर्द सहते हुए खुद को संभाल लिया। उसने पूरे जोर से अपने शरीर को स्थिर रखा और आखिरी पल में नाक फटने से ठीक पहले किसी तरह चेन को रिंग से निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। वह दर्द से चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी जान बच गई। अगली सुबह दिया को पूरी रात बेचैनी रही। उसे अपनी नानी बेला की बात याद थी क्योंकि उनकी कोई भी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई थी। तभी चार्ली की नजर टीवी पर चल रही एक खबर पर पड़ी। समाचार में बताया जा रहा था कि शहर के एक टैटू स्टूडियो में भीषण आग लग गई है और अंदर मौजूद व्यक्ति की हालत का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये सुनते ही दिया को लगा कि आर्यन शायद मौत का शिकार हो चुका है। वह बिना देर किए तुरंत टैटू स्टूडियो की ओर निकल पड़ी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि आर्यन पूरी तरह जिंदा था। उसके हाथ पर सिर्फ हल्का सा जलने का निशान था। दिया को समझ नहीं आया कि मौत ने उसे क्यों छोड़ दिया। फिर भी उसने आर्यन को गंभीरता से चेतावनी दी, अब से अपने आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखना। कभी कभी मामूली सी घटना भी मौत का कारण बन सकती है। लेकिन आर्यन अब भी उसकी बातों को अंधविश्वास मान रहा था। वह हंसते हुए बोला, अगर सच में कोई मौत मेरा पीछा कर रही होती तो मैं कल रात ही मर गया होता। उसी समय बाहर सड़क पर एक छोटी सी दुर्घटना हुई। आर्यन मुस्कुराकर बोला, देखा, पहले आग से बच गया, अभी एक्सीडेंट भी हो गया, फिर भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे साफ साबित होता है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। इतने में उसकी छोटी बहन जूली सुबह की दौड़ लगाने के लिए घर से बाहर निकली। वह कुछ ही मीटर आगे पहुंची थी कि अचानक एक फुटबॉल तेजी से आकर उसके सिर से टकराई। संतुलन बिगड़ते ही वह सीधे सड़क किनारे रखे बड़े कूड़ेदान में जा गिरी। उसी समय कूड़ा उठाने वाली गाड़ी वहां पहुंची। ड्राइवर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कूड़ेदान के अंदर एक लड़की फंसी हुई है। उसने सामान्य तरीके से पूरा कूड़ेदान उठाकर कचरा ट्रक में खाली कर दिया,
ये देखकर दिया, आर्यन और चार्ली घबराकर पूरी ताकत से ड्राइवर को आवाज लगाने लगे, लेकिन ड्राइवर तेज आवाज में गाने सुन रहा था। उसे बाहर की कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उधर कचरा गाड़ी का हाइड्रोलिक प्रेस धीरे धीरे चालू होने लगा। कुछ ही सेकंड बाद वह भारी धातु की प्लेट अंदर मौजूद हर चीज को कुचलने वाली थी। अगर समय पर कुछ नहीं हुआ तो जूली का बचना नामुमकिन था। गाड़ी की रफ्तार कम होने का फायदा उठाकर दिया दौड़ते हुए पीछे पहुंची और ट्रक पर चढ़ गई। वह पूरी ताकत से जूली को बाहर खींचने की कोशिश करने लगी। उसी समय आर्यन और चार्ली ट्रक के सामने पहुंच गए और किसी तरह ड्राइवर को गाड़ी रोकने पर मजबूर कर दिया। गाड़ी तो रुक गई, लेकिन अचानक लगे तेज ब्रेक के झटके से जूली फिर से कचरे के ढेर के अंदर जा गिरी। दिया के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मौत का क्रम वही है जो बेला ने बताया था, तो आर्यन की जगह जूली को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या मौत ने अपना क्रम बदल दिया है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं? पूरा परिवार हैरानी में डूबा हुआ था। सबके मन में एक ही सवाल था, अगर नानी बेला की भविष्यवाणी सही थी तो सबसे पहले आर्यन की मौत होनी चाहिए थी। फिर मौत ने उसे छोड़कर जूली को निशाना क्यों बनाया? तभी मामी ने कांपती हुई आवाज में एक ऐसा राज बताया जो पिछले 40 साल से परिवार से छिपाया गया था। उन्होंने कहा, आर्यन मेरा बेटा है, लेकिन उसका तुम्हारे मामा से कोई खून का रिश्ता नहीं है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। दिया को अचानक सब कुछ समझ में आ गया। उसने तुरंत कहा, यही वजह है कि मौत ने आर्यन को छोड़ दिया। नानी ने कहा था कि मौत सिर्फ उसी खून की वंश श्रृंखला का पीछा करेगी जो उस हादसे से जुड़ी है। क्योंकि आर्यन मामा का जैविक बेटा नहीं है, इसलिए वह मौत की सूची में है ही नहीं। अब इसका मतलब साफ था, अगला निशाना था बॉबी। दिया किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहती थी। काफी सोचने के बाद सभी ने एक जोखिम भरी योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे मौत को धोखा देने के लिए बॉबी की नकली मौत का नाटक करेंगे। योजना ये थी कि बॉबी को उसकी मूंगफली की एलर्जी का इस्तेमाल करके कुछ मिनटों के लिए क्लिनिकल डेथ की स्थिति में पहुंचा दिया जाए। फिर डॉक्टर उसे दोबारा जिंदा कर देंगे। उन्हें उम्मीद थी कि मौत उसे मरा हुआ मानकर आगे बढ़ जाएगी। योजना के अनुसार वे सभी अस्पताल पहुंचे। मौका मिलते ही आर्यन चुपके से बॉबी को अस्पताल के MRI कक्ष में ले गया। उसने बॉबी को पूरा पैकेट मूंगफली का मक्खन खिला दिया। कुछ ही सेकंड में एलर्जी का असर शुरू हो गया। बॉबी की सांसें तेजी से फूलने लगी। आर्यन कमरे से बाहर निकलकर सही समय का इंतजार करने ही वाला था कि दरवाजा बंद होने के झटके से MRI मशीन अचानक चालू हो गई। अगले ही पल मशीन के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आर्यन के कानों की बालियां और नाक की रिंग जोर से खींचकर मशीन की तरफ उड़ गई। उसके शरीर में मौजूद दूसरी धातु की ज्वेलरी भी एक एक करके निकलने लगी। पीछे खड़ी धातु की व्हील चेयर हवा में उछली और पूरी रफ्तार से आर्यन को धक्का मारते हुए MRI मशीन से जा टकराई। शक्तिशाली चुंबकीय बल ने उसे इतनी बुरी तरह जकड़ लिया कि उसकी रीढ़ और कमर बुरी तरह टूट गई। कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उधर बॉबी एलर्जी से तड़प रहा था। आखिरी कोशिश में वह किसी तरह आर्यन के हाथ में पकड़ी एड्रेनालिन इंजेक्शन तक पहुंच गया। उसने इंजेक्शन अपने शरीर में लगाया और कुछ पल के लिए उसकी सांसें वापस चलने लगी। उसी समय बाहर मौजूद एक नर्स को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी क्षण बाहर लगी वेंडिंग मशीन से एक धातु की स्प्रिंग अचानक तेजी से उछली और सीधे बॉबी के माथे में जा लगी। एक ही पल में उसकी भी मौत हो गई। इस तरह मामा की पूरी खून की वंश श्रृंखला खत्म हो चुकी थी। अब मौत का अगला निशाना था दिया की माँ। काफी देर तक सोचने के बाद दिया ने फैसला किया कि अब उसकी माँ को हर हाल में बचाना होगा। इसलिए वो पूरे परिवार को लेकर नानी बेला के जंगल वाले लकड़ी के घर पहुंची। लेकिन घर के बाहर लगे अनगिनत जाल देखकर सभी हैरान रह गए। साफ था कि बेला ने सालों तक मौत से बचने के लिए ये सब तैयार किया था। बाहर उतरना खतरनाक था, इसलिए दिया ने कार सीधे घर के अंदर ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही कार अंदर पहुंची, हादसा हो गया। दिया की सीट बेल्ट अचानक जाम हो गई। टक्कर से निकली चिंगारी खिड़की से होती हुई घर के अंदर जा पहुंची। छत पर लटकी वही रस्सी जिससे पहले बेला की मौत हुई थी। चिंगारी लगते ही जलकर टूट गई और नीचे रखे गैस सिलेंडर पर गिर गई। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। दिया की माँ विस्फोट की चपेट में आ गई और वहीं उनकी मौत हो गई। धमाके की ताकत से कार पलटकर पास के पानी में जा गिरी। सीट बेल्ट फंसी होने की वजह से दिया बाहर नहीं निकल सकी और कुछ ही पलों में उसकी सांस रुक गई। चार्ली ने तुरंत उसे बाहर निकाला। उसे CPR देना आता था। कुछ सेकंड की कोशिश के बाद दिया की सांसें फिर से चलने लगी। दिया को लगा कि मरकर दोबारा जिंदा होने से मौत का चक्र टूट गया है और अब मौत उनका पीछा नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जहाँ कदम रखना मतलब अपनी मौत को दावत देना। पूरे शहर को चारों तरफ से विशाल दीवारों से घेर दिया गया है। कोई भी इंसान अब इस शहर में जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि ये जगह पूरी तरह ज़ॉम्बियों के कब्जे में जा चुकी है। इतना ही नहीं, यहाँ अब इंसानों के साथ साथ खतरनाक म्यूटेंट जानवर भी घूम रहे हैं, जिनमें एक खूंखार ज़ॉम्बी सफेद बाघ भी शामिल है। सिर्फ एक दिन के अंदर पूरा शहर तबाह हो गया था। हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि सेना को मजबूर होकर पूरे शहर को दुनिया से अलग करना पड़ा। इस दौरान कई स्पेशल फोर्स की टीमें सिर्फ इसलिए अंदर भेजी गयी ताकि वे अपनी जान की बाजी लगाकर ज़ॉम्बियों को रोकें और बाहर बनाई जा रही सुरक्षा दीवार समय पर पूरी हो सके। आखिरकार दीवार बनकर तैयार हो गई, लेकिन शहर के अंदर लाखों ज़ॉम्बी हमेशा के लिए कैद हो गए। इसके बावजूद सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए कुछ दिनों बाद पूरे शहर पर एक छोटा परमाणु बम गिराने का फैसला लिया गया ताकि इस ज़ॉम्बी साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत किया जा सके। लेकिन तभी एक जापानी अरबपति सरकार के इस फैसले से घबरा जाता है। वजह यह थी कि शहर के अंदर उसकी एक हाई सिक्योरिटी तिजोरी थी जिसमें लगभग 20 करोड़ डॉलर रखे हुए थे। रकम उसके लिए बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वह ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुकी थी और अपनी ही बेटी के सामने उसे अपनी पत्नी को गोली मारनी पड़ी थी। उसी हादसे के बाद उसने सेना छोड़ दी और अब एक छोटी सी बर्गर शॉप चलाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। पहले तो उसने इस मिशन
मिशन को ठुकरा दिया क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि उस शहर में वापस जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन $5 करोड़ उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि अपनी बेटी का भविष्य बदलने का एक आखिरी मौका थे। पूरी रात सोचने के बाद वह आखिरकार इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह जानता था कि इतनी बड़ी लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती, इसलिए वह अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है और एक खास टीम तैयार करता है। इस टीम का हर सदस्य किसी न किसी काम में एक्सपर्ट था। कबीर बिजली वाले हथियारों से ज़ॉम्बियों का सफाया करने में माहिर था। मीरा एक शानदार हेलीकॉप्टर पायलट थी। विक्की लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए ज़ॉम्बियों का शिकार करने के लिए मशहूर था। रोहन ऐसा एक्सपर्ट था जिसके लिए दुनिया का कोई भी ताला खोलना मुश्किल नहीं था। जबकि समीर इस शहर के मुख्य गेट पर तैनात रह चुका। कुछ सेकंड तक वो सबको घूरता रहा, फिर इंसानों की गंध सूंघकर बिना हमला किए वापस मुड़ गया। बाकी लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन समीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह घबराकर बोला, ये हमला करने नहीं आया था, ये हमारी खबर ज़ॉम्बी किंग तक पहुंचाने गया है। ये सुनते ही पूरी टीम समझ जाती है कि उनका असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। समीर की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वह बिना किसी चेतावनी के टीम के उस अस्थायी सदस्य की टांग में गोली मार देता है। अचानक हुई इस हरकत से सभी उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन समीर शांत रहते हुए बताता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो यही एक रास्ता है। असल में इंसानों ने ज़ॉम्बियों को इस शहर में कैद नहीं किया, बल्कि अब ये पूरा शहर उनका अपना साम्राज्य बन चुका है। इस साम्राज्य का राजा पहला संक्रमित ज़ॉम्बी है। उसके सीधे काटे हुए लोग साधारण ज़ॉम्बी नहीं बनते, बल्कि बेहद ताकतवर और समझदार अल्फा ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये इंसानों की तरह सोचते हैं, मिलकर हमला करते हैं और अपने राजा के हर आदेश का पालन करते हैं। जबकि अल्फा ज़ॉम्बियों के काटे हुए लोग ही साधारण ज़ॉम्बी बनते हैं। यानी इस शहर का सबसे बड़ा खतरा आम ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि ज़ॉम्बी किंग, उसकी अल्फा सेना और उसका पालतू ज़ॉम्बी सफेद बाघ था। समीर आगे बताता है कि अब तक लगी थी, उसका अतीत पहले से ही अपराधों से भरा हुआ था। शरणार्थी कैंप में उसने कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी, इसीलिए इस बार कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ ही देर बाद दूर से एक डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। अगले ही पल 2 अल्फा ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं। उनके साथ ज़ॉम्बी किंग की रानी भी थी। जमीन पर पड़े घायल इंसान को देखकर रानी समझ जाती है कि इंसान उसके राजा के लिए तोहफा लेकर आए हैं। वह बिना हमला किए टीम को आगे जाने का इशारा करती है और अपने साथ उस घायल आदमी को लेकर चली जाती है। उधर ज़ॉम्बी किंग के महल में उस आदमी को उसके सामने पेश किया जाता है, लेकिन उसे रानी गर्भवती है और दोनों अपने होने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर साफ समझ आता है कि इन ज़ॉम्बियों में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि भावनाएं भी बाकी हैं। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी किंग उसी इंसान को पूरी टोली के सामने मार देता है और सभी ज़ॉम्बी खुशी से जश्न मनाने लगते हैं। इधर वीर और उसकी टीम शहर के अंदर एक अंधेरी इमारत से होकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन अंदर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। हजारों साधारण ज़ॉम्बी गहरी नींद में पड़े हुए थे। अगर उनमें से एक भी जाग जाता तो पूरा झुंड उन पर टूट पड़ता। इसलिए सभी अपनी टॉर्च बंद कर देते हैं और सिर्फ ग्लो स्टिक की हल्की रोशनी में बेहद सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी राघव अपनी असली फितरत दिखा देता है। पीछे चल रही लड़की से बहस होने के बाद वो जानबूझकर ग्लो स्टिक दूसरी तरफ फेंक देता है। लड़की जैसे ही उसे उठाने जाती है, उसका पैर एक सोए हुए ज़ॉम्बी से टकरा जाता है। अगले ही पल दर्जनों ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। देखते ही देखते पूरा झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। टीम उसे बचाने की पूरी कोशिश करती, ज़ॉम्बी आग की लपटों में घिर जाते हैं। मौका मिलते ही पूरी टीम वहां से निकल जाती है और आखिरकार उस इमारत तक पहुंच जाती है जहां करोड़ों डॉलर वाली तिजोरी मौजूद थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अभी उनका इंतजार कर रहा था। इमारत तक पहुंचते ही टीम तुरंत अपने काम में लग जाती है। मीरा हेलीकॉप्टर को उड़ान के लिए तैयार करने छत पर चली जाती है। समीर और राघव बाहर निगरानी संभाल लेते हैं। वहीं वीर अपनी बेटी के साथ इमारत का जनरेटर चालू करने निकल जाता है ताकि पूरी बिल्डिंग में दोबारा बिजली आ सके। जैसे ही बिजली वापस आती है, बाकी सदस्य लिफ्ट से सीधे उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां हाई सिक्योरिटी तिजोरी मौजूद थी। अब सबकी नजर सिर्फ रोहन पर थी। रोहन तिजोरी का लॉक ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि इसे खोलना इतना आसान नहीं होगा। भारी स्टील के कई दरवाजों के अलावा फर्श में एक प्रेशर सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा हुआ था, जो किसी जिंदा चीज का वजन महसूस किए बिना आगे का रास्ता नहीं खोलने वाला था। ये सुनते ही कबीर बिना कुछ बोले नीचे की तरफ दौड़ जाता है। कुछ देर बाद वो एक जिंदा ज़ॉम्बी को घसीटते हुए वापस ले आता है। ज़ॉम्बी को कुचलकर खत्म कर देता है। अब रास्ता पूरी तरह साफ था। रोहन तिजोरी का आखिरी लॉक खोलने में जुट जाता है। उधर नीचे मौजूद टीम को अचानक एक बड़ी खबर मिलती है। सरकार ने न्यूक्लियर हमले का समय पहले कर दिया था, यानी अब उनके पास पहले से कहीं कम वक्त बचा था। ये खबर तुरंत ऊपर पहुंचाई जाती है, लेकिन अचानक हुई आवाज से रोहन का ध्यान भटक जाता है और उसे पूरा लॉक दोबारा शुरू करना पड़ता है। हालांकि वो भरोसा देता है कि इस बार आधे घंटे के अंदर तिजोरी खुल जाएगी। इधर दूसरी तरफ ज़ॉम्बी किंग अपनी रानी की तलाश करते हुए उसी जगह पहुंच चुका था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। उसके सामने उसकी रानी की लाश पड़ी थी और उसका सिर गायब था। वो तुरंत उसके पास बैठ जाता है और उसके पेट में पल रहे बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसका बच्चा भी अब जिंदा नहीं है, तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। उसकी दर्द भरी दहाड़ पूरे शहर में गूंज उठती है। अगले ही पल चारों तरफ से सभी अल्फा ज़ॉम्बी उसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब ज़ॉम्बी किंग सिर्फ एक ही चीज चाहता था, अपनी रानी और बच्चे की मौत का बदला। उधर ठीक उसी समय रोहन आखिरी लॉक भी खोल देता है। जैसे ही भारी तिजोरी का दरवाजा खुलता है, अंदर रखे करोड़ों डॉलर देखकर सभी की आंखें चमक उठती हैं। हर कोई तेजी से बैगों में पैसे भरने लगता है। अब भाग रहे वीर और मीरा का भी अल्फा ज़ॉम्बियों से सामना हो जाता है। दोनों मिलकर उनका डटकर मुकाबला करते हैं। मीरा एक एक करके कई ज़ॉम्बियों को मार गिराती है, जबकि वीर सामने आने वाले हर अल्फा ज़ॉम्बी को बेरहमी से खत्म करता जाता है। आखिरकार दोनों किसी तरह आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राघव अब अपना असली खेल शुरू कर चुका था। जैसे ही उसे ज़ॉम्बी क्वीन का कटा हुआ सिर मिल जाता है, वो बाकी टीम को मरने के लिए छोड़ देता है। वो बाहर निकलने वाला भारी स्टील का दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई भी उसके पीछे ना आ सके। अब उसके लिए करोड़ों डॉलर से भी ज्यादा कीमती वह सिर था, क्योंकि शुरू से उसका मिशन पैसे नहीं बल्कि ज़ॉम्बी क्वीन का डीएनए हासिल करना था। उधर अंदर फंसे लोग समझ जाते हैं कि उनके साथ विश्वासघात हो चुका है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वे दीवार काटकर नया रास्ता बनाने लगते हैं। इसी दौरान कबीर और रोहन सोचते हैं कि जब तक रास्ता बन रहा है क्यों ना कुछ और बैग पैसों से भर लिए जाएं। लेकिन अगले ही पल ऊपर बने लिफ्ट शाफ्ट से अल्फा ज़ॉम्बी अंदर कूद पड़ते हैं और उनके पीछे आता है
खुद ज़ॉम्बी किंग। दोनों बिना समय गंवाए उस पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन इधर वीर अभी भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए ज़ॉम्बी किंग के अड्डे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि न्यूक्लियर हमला अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। उधर रिया आखिरकार ज़ॉम्बी किंग के अड्डे तक पहुंच चुकी थी। काफी तलाश के बाद उसे अपनी सहेली और उसका परिवार जिंदा मिल जाता है, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब थी और वे किसी तरह छिपे हुए थे। रिया उन्हें लेकर वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। ये वही आदमी था जिसे पहले ज़ॉम्बी किंग के लिए बलि के रूप में छोड़ दिया गया था। अब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। रिया बिना देर किए उस पर गोली चला देती है, लेकिन वह ज़ॉम्बी मरने से पहले रिया को पकड़ लेता है। आखिरी गोली उसके सिर में लगते ही वह वहीं ढेर हो जाता है। गोली की आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। इसी आवाज को सुनकर वीर को समझ आ जाता है कि उसकी बेटी कहाँ है, लेकिन यही समझते देर नहीं लगती कि अब उसके पिता को बचाना नामुमकिन है, जिस वायरस से बचने के लिए वे इतनी दूर तक लड़ते हुए आए थे। आखिरकार वही वायरस वीर के शरीर में फैल चुका था। रिया टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि अपनी सहेली को बचाने की जिद में उसने अपनी पूरी टीम और अपने पिता दोनों को खो दिया। कुछ ही देर बाद वीर की सांसें थम जाती हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सेकंड बाद वीर की उंगलियां हिलने लगती हैं, उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं। अब वो इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था। रिया के सामने जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। आंखों में आंसू लिए वो अपने ही पिता पर बंदूक तानती है और भारी दिल से ट्रिगर दबा देती है। एक गोली के साथ वीर की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मिशन का एक सदस्य अब भी जिंदा था। वो था कबीर। न्यूक्लियर धमाके के समय वह बैंक की मजबूत तिजोरी के अंदर बंद था। इसी वजह से वह जिंदा बच गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो वह तिजोरी से बाहर निकला, करोड़ों डॉलर से भरे कुछ बैग उठाए और शहर छोड़कर निकल गया। रास्ते में उसे एक कार मिल गई। वो सीधे एयरपोर्ट पहुंचा और एक प्राइवेट जेट किराए पर ले लिया। पैसों की ताकत के आगे कोई सवाल नहीं पूछता। कुछ ही देर में वह आराम से प्राइवेट जेट में बैठ चुका था। 2 एयर होस्टेस उसकी हर जरूरत का ख्याल रख रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने शराब का एक घूंट पिया, उसे अपने हाथ में हल्का दर्द महसूस हुआ। वह तुरंत वॉशरूम में गया। आस्तीन ऊपर करते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ पर साफ साफ ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। ज़ॉम्बी किंग से लड़ाई के दौरान वह भी संक्रमित